दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं शैक्षणिक संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर बात करूंगा और मैं स्पेसिफिकली दो एग्जाम्पल लूँगा इसको इलस्ट्रेट करने के लिए। दो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, उसमें दो तरीके की नियुक्तियों की बात करूंगा। एक इंस्टीट्यूट में क्या होता है, करीब 1 साल पहले एक की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति कैसे होती है, उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया, उसको यंग फैकल्टी एसोसिएट या इस तरह से कुछ नाम दिया। उसका जो पर्पज़ था क्रिएट करने का, एटलीस्ट जो बताते हैं वो ये था कि कोई बहुत टैलेंटेड लड़का हो जो तुरंत निकला हो, शायद उसने अभी थीसिस भी डिफेंड ना किया हो, थीसिस सबमिट कर दी हो, ऐसे लोगों को, यंग टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन जिसका चयन किया गया उसका 2 साल हो चुका था पीएचडी किए हुए, 2 साल पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस था, उसका इसमें चयन किया गया। इसके चयन में क्या होता है कि इसमें कमेटी में एक्सटर्नल मेंबर्स नहीं होते, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी नहीं बनती है। डायरेक्टर हो जाते हैं, उस डिपार्टमेंट का एचओडी हो जाता है, किसी और डिपार्टमेंट से किसी को ले लेते हैं। और पता ये चला कि जो डायरेक्टर साहब हैं, जिस कैंडिडेट को लिया, ये कैंडिडेट इस डायरेक्टर साहब के कुलीग, जिनके साथ उन्होंने पास में पेपर वगैरह भी लिखे हुए हैं, उनकी स्टूडेंट है। और एक और काम किया कि जो इस स्कीम में कहीं भी टीए डीए देने का बात नहीं लिखा हुआ है, इस कैंडिडेट को 30,000 रुपये टीए के दिए गए। पता ये भी चला है कि इस तरीके से बिना प्रॉपर कमेटी बनाए हुए कुछ लोगों का सिलेक्शन लिया गया था, बाद में उनको असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया, जिसके लिए प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। बिना वो सब किए हुए कुछ लोगों को कर दिया गया। तो क्या हुआ कि जिसको लेना है, आप क्या करें, बिना प्रॉपर कमेटी बनाए हुए उसको ले लें, और बाद में अब जो उसको उस चयन प्रक्रिया से ना गुजारें जिसमें प्रॉपर कमेटी उसका इंटरव्यू लेगी और उसको सिलेक्ट करेगी या नहीं सिलेक्ट करेगी। आप क्या करिए, उसको कह दीजिए कि एक बार तो उसका हो गया था, एक तरह से उसको प्रमोट कर दिया, उसको रेगुलराइज कर दिया। इस केस में 30,000 रुपये टीए दिए गए थे। अब एक दूसरा इंस्टीट्यूट है जो पिछले 5 साल से चल रहा है। ये इंस्टीट्यूट तो अपने आप में बड़ा अनूठा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जितने भी लोग वहाँ पे लिए गए, सब बिना एडवर्टाइजमेंट के लिए गए हैं। वहाँ के डिपार्टमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, डायरेक्टर किसी और ही विभाग के हैं, और उनको ये सब लोग पता नहीं कैसे समझ में आ गए कौन टैलेंटेड है। पिछले 5 सालों में जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इवन चपरासी, सब बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए गए। और उनको सैलरी क्या दी जाती है, सैलरी बिल्कुल प्रॉपर दी जाती है जो रेगुलर को देनी चाहिए, बिना चयन, किसी भी चयन प्रक्रिया से। चयन प्रक्रिया तो छोड़ दीजिए आप, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकला। 5 साल हो गया, शायद डायरेक्टर साहब जाने वाले भी हैं, अब इन सबको रेगुलर करना है। तो वहाँ क्या किया कि अब पोजीशन निकाली है। पोजीशन में क्या है कि फैकल्टी पोजीशन के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी मांगी है। जनरली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगी जाती, तो अच्छी खासी वो मांग ली है। उसी से बहुत सारे लोग, इंस्टीट्यूट आता है आपका रिमोट एरिया में, और कह दिया कोई टीए डीए नहीं देंगे। आप देखिए कि एक उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन की बात हो रही थी, उसमें भी एक गलत कैंडिडेट जो उनका योजना थी किन कैंडिडेट को लेना चाहिए, उसमें वो फिट नहीं होता, उसके लिए तो टीए दिया गया 30,000 रुपये, लगभग 29,000 समथिंग। और यहाँ पे कोई टीए डीए नहीं देंगे, तो होगा क्या, वो सारे जो वहाँ पे कार्यरत हैं वो सब अप्लाई करेंगे। बाहर से जनरली कोई अप्लाई नहीं करेगा, ये समय वैसे भी कोरोना वगैरह का है, कोई जाना नहीं चाहता, और आप टीए भी नहीं देंगे, तो आप पूरा क्या होगा, जो वहाँ पे लोग हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं बैकडोर एंट्री। और ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में। और ये ऐसे समय हो रहा है जब हम सभी, हमारी सरकारें कहती हैं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, करप्शन मुक्त भारत,
मैं तो ऐसे कई जगह सूचना दे भी चुका हूँ मंत्रालय को। बिहार के भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में मैंने कुछ इस तरह की बातें उठाई थी, कई मंत्रियों को लिखा था उस समय, लेकिन ये लोग ध्यान ही नहीं देते, करना ही कुछ नहीं है। बिहार का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि अभी वहाँ इलेक्शन होने वाला है, फिर नारे दिए जाएंगे करप्शन वगैरह के ऊपर भी, लेकिन किया कुछ नहीं। और ये तो बस मैं एग्जाम्पल दो दिखाने के लिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरी जानकारी में जहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। महंगी महंगी कारें सरकारी पैसे से खरीद ली जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नियमों के विरुद्ध जाके आप कंप्लेन सीबीसी को लिखिए, सीबीसी क्या करेगा कि एमएचआरडी के सीबीओ को भेज देगा, एमएचआरडी का सीबीओ भेज देता है उसी इंस्टीट्यूट के में, और वो इंस्टीट्यूट कहते हैं कि ना कोई गड़बड़ी नहीं है, हमने सब पक्का काम किया हुआ, अच्छे से काम किया हुआ है, मामला डिस्पोज ऑफ हो जाता है। एक तरफ जहां आर्थिक मंदी आई हुई है, दूसरी तरफ पैसे की बर्बादी हो रही है। एनीवे, बताने का मेरा केवल इतना ही पर्पज़ है कि लोग अवेयर हों, जानें, स्पेशली जो अप्लीकेंट्स हैं, जो युवा हैं और लोग भी, क्योंकि बात ये नहीं है कि जो वहाँ बन सकता है उसी का नुकसान हो रहा है या गलत तरीके से होने से उसी का वंचित हो जाएगा, ये सब समाज का नुकसान है। जब भी इस तरह से होता है तो आप मेरिट पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये उन लोगों के लिए भी जो आरक्षण का विरोध करते रहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये आरक्षण नहीं है, ये कौन सा आरक्षण है। आपने पहले 10 लोगों को ऐसे ही ले लिया, ऊपर से साजिश करके उनको आपने रेगुलराइज कर दिया, और इस पर कोई कार्रवाई की बात ही नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ बहुत गरीब पिछड़े इलाके से आए हुए लोग स्ट्रगल करते हैं पूरी लाइफ, सोचते हैं कि कुछ करेंगे, मेहनत से कुछ हासिल कर सकते हैं, और उनका होता नहीं क्योंकि उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं बनाया लाइफ में। उनको लगा कि वो तो मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे। मुझे एक आदमी एक हैं जो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक दिन मुझे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि वो गांव से आए, उन्हें हमेशा लगता था कि मेहनत के बल पे कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि केवल मेहनत के बल पे नहीं किया जा सकता, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। और अगर यही कुछ करना है तो आत्मनिर्भर भारत तो नहीं बनेगा ना। आत्मनिर्भर भारत तो तभी बनेगा जब मेरिट को बढ़ावा दिया जाएगा, जब योग्य लोगों का चयन होगा, न कि जुगाड़ से आपका सिलेक्शन हो, न कि कॉन्टैक्ट की वजह से आपका सिलेक्शन हो। तो यही कुछ बात बताने के लिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं, ताकि एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं समझा सकूं कि गड़बड़ियाँ किस तरीके से होती हैं, और आप लोग सोचें कि इसका इलाज कैसे किया जाए, इन बातों से किस तरीके से इन बातों को रोकने के लिए, गलत बातें जो हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और आप लोग इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। इन बातों पे आप विचार करें। धन्यवाद।